नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो मेंस की सीरीज आपकी चल रही है उसमें जो मॉक टेस्ट नंबर आपका 4 लगा है उसके सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। पहला अपना क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोटेशन टाइम ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन का जो समय है वो क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ, जरा देखो। इसके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं जरा इधर देखो। जब अपन पृथ्वी के घूमने की बात करते हैं ना, तो पृथ्वी की जब गति की बात करते हैं, पृथ्वी की जब अपन गति की बात करते हैं, पृथ्वी के जब अपन मोशन की बात करते हैं, तो आपको एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या? एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर ही घूमती है, जहां पे है वहीं पे घूमती है, समझ रहे हो। जैसे ये पेन है तो यहीं इसे अपनी जगह पर घूमती है। तो कोई चीज अगर अपने जहां पर है वहीं पर घूम रही, जैसे मैं यहां पर हूं, अगर मैं इस तरह से ऐसे घूम रहा हूं, अपनी जगह पे ही घूम रहा हूं ना, तो किसी भी चीज का अपनी जगह पर घूमना, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष या अपने इंग्लिश में बोलूं तो आपका एक्सिस और हिंदी में बोलूं तो अक्ष, किसी भी चीज का अपने अक्ष पर घूमना, इसी को अपन हिंदी में तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घूर्णन, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। जबकि हमको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जहां पर है वहां पर भी घूम रही है, ठीक है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। जैसे ये सूर्य है तो इसके चारों ओर भी लगा रही है, क्या लगा रही है, चक्कर। और चारों ओर चक्कर लगाने को इंग्लिश में तो बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? चारों ओर घूमना, किसी भी चीज के, है ना, चारों ओर अगर घूमते हैं तो इस मूवमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और हिंदी में इसको शुद्ध रूप से बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं इसको? परिक्रमण। जबकि हिंदी में रोटेशन को घूर्णन भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। देखो कभी हिंदी में कंफ्यूज हो जाओ परिभ्रमण और परिक्रमण में, तो अपन मंदिर के चारों ओर क्या लगाते हैं, परिक्रमा। तो मंदिर जैसे बीच में भगवान की मूर्ति है और उसके चारों ओर अपन लगा रहे हैं ना, क्या लगा रहे हैं, परिक्रमा। तो परिक्रमा लगाते हैं ना, तो परिक्रमा से वर्ड बना परिक्रमण। तो चारों ओर घूमना तो कहलाता है परिक्रमण, जबकि अपने अक्ष पर ही घूमना कहलाता है, जहां पर है वहीं पर घूमना कहलाता है आपका परिभ्रमण। चारों ओर घूमना, परिक्रमा से वर्ड बना परिक्रमण। इंग्लिश में इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोटेशन। अब सवाल पैदा होता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो कंप्लीट एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है ना, अपने अक्ष पर ही जहां पर है वहीं पर उसको अपने पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनके टाइम का। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगता है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में जो टाइम लगता है वो है आपका 23 घंटे। कितने घंटे? 23 घंटे, 23 आवर्स 56 मिनट, 56 मिनट और 4 सेकंड, 4 सेकंड और 9 मिनी सेकंड, 9 मिनी सेकंड। ये पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में टाइम लगता है, जिसको अपन मोटा मोटी बोलते हैं लगभग 24 घंटे एक दिन। लेकिन एग्जैक्ट टाइम पूछे तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और 9 मिनी सेकंड लगते हैं। जबकि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर, यहां चारों ओर किसके घूमना है, सूर्य के, सन के, ठीक है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग मोटा मोटी बोले तो एक पूरा साल लग जाता है। उसमें एग्जैक्ट बोले तो 365 दिन, 365 डेज, 5 घंटे, 5 आवर्स, 48 मिनट बोले तो 48 मिनट्स, और उसमें 2 और माइनस कर दो 46 सेकंड्स, इतना टाइम लगता है। अब एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन में तो हमसे पूछा परिभ्रमण का, रोटेशन का टाइम, तो उत्तर होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और 9 मिनी सेकंड। लेकिन अगर हमसे पूछता रिवॉल्यूशन का टाइम तो वो भी मैंने बता दिया, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और आपके कितने, 46 सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखो एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था हमको? क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था पृथ्वी का घूर्णन का समय, रोटेशन का टाइम क्या है। तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और 9 मिनी सेकंड। ऑप्शन नंबर ए ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट है। ओके, क्लियर है, डन है, चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, बोला ये स्टेटमेंट किसने दिया है। क्या स्टेटमेंट है कि वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को दिया गया आदेश कानून है ना, कि एक सुपीरियर व्यक्ति अगर पोस्ट में कोई सुपीरियर है, वो अपने लोअर बंदे को कोई आदेश दे रहा है तो वो अपने आप में कानून है। ये एक्चुअल में स्टेटमेंट किसका था दोस्तों, ऑस्टिन का। पूरा नाम था इनका जॉन ऑस्टिन। क्या नाम है दोस्तों, जॉन ऑस्टिन। ये ऑस्टिन का दोस्तों स्टेटमेंट था। एक कानूनविद थे, है ना, जिनका नाम है जॉन ऑस्टिन, और ये जॉन ऑस्टिन का स्टेटमेंट था। तो एक छोटू सा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला देखो, किस सभ्यता के अंदर दोस्तों हम जब पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहां की स्त्रियों को भी दोस्तों क्या दिया गया, स्त्रियों को उत्तराधिकार दिया गया है। जहां पर मदर हायरार्की है, ठीक है, स्त्रियों को उत्तराधिकार दिया गया है। तो ये अगर आप देखते हो दोस्तों तो मिस्र की सभ्यता,
कहां की सभ्यता? मिस्र, जिसको इजिप्ट की सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, कहां की सभ्यता में दोस्तों ये अधिकार दिए गए हैं? तो मिस्र की सभ्यता में दोस्तों ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला, मिस्र जो इजिप्ट देश है अफ्रीका का ऊपर की तरफ, वहां पे कौन सा देश दोस्तों यूरोप की मदर इन लॉ के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यूरोप की मदर इन लॉ के रूप में अपन जानते हैं डेनमार्क को। दोस्तों डेनमार्क के एक राजा हुए क्रिश्चियन करके, ठीक है, और उनकी जो शादी हुई थी उनसे जो लगभग 5-6 जो बच्चे पैदा हुए, उन सभी बच्चों की शादियां है ना बड़े बड़े राजघरानों में की गई। जैसे किसी की शादी ब्रिटेन के राजघराने में, किसी की नॉर्वे के राजघराने में, किसी की बेल्जियम के राजघराने में, समझ रहे हो? तो सब बड़े बड़े राजघरानों में इस डेनमार्क के राजा की औलादों की क्या की थी दोस्तों? शादी की थी। तो ऑब्वियस बात है डेनमार्क का जो राजा उसकी वाइफ है वो बाकी जितने भी राजघराने जहां उनके बच्चे ब्याहे गए हैं उनके लिए दोस्तों किसका काम करेगी? मदर इन लॉ का। दैट्स वाई दोस्तों किस देश को है ना यूरोप की मदर इन लॉ कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डेनमार्क को। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को दोस्तों कहा जाता है यूरोप की मदर इन लॉ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, एक राजा भोज हुए हैं जो साहित्य और कला के एक महान संरक्षक थे। ठीक है, तो बस हमसे इतना पूछा कि राजा भोज का संबंध किस वंश से था? तो दोस्तों राजा भोज परमार राजवंश से संबंध रखते थे। परमार वंश की उत्पत्ति आबू जो कि राजस्थान वाला इलाका यहां हुई थी, बाकी ज्यादातर इनका एरिया रहा है मालवा का जो पठार वाला इलाका है, मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर वाला है ना, यहां इनका शासन रहा है परमारों का। तो परमार वंश से बिलोंग करते थे दोस्तों कौन? राजा भोज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन था कि एल्बिडो जो प्रभाव है वो अपेक्षाकृत उच्च कब होगा? एल्बिडो इफेक्ट वुड बी रिलेटिवली हायर इन। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दिमाग में क्रिएट होता है कि ये एल्बिडो इफेक्ट है क्या, है ना, कि ये एल्बिडो इफेक्ट है क्या? तो मैं आपको बताता हूं एल्बिडो इफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों। इधर देखो, सबसे पहले तो यही नहीं समझ में आएगा तो अपन क्वेश्चन करेंगे कहां से? तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझना ध्यान से। एल्बिडो इफेक्ट बोले तो प्रभाव, क्या मतलब होता है? आओ समझते हैं एल्बिडो इफेक्ट का क्या मतलब है। देखो, एल्बिडो इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी सतह की, किसी भी सरफेस की वो कैपेसिटी, वो क्षमता कि वो कितना ज्यादा लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर सकती है। जैसे ये एक सरफेस है, इस पर पड़ी क्या? पड़ी लाइट। अब इस सरफेस की वो क्षमता कि जैसे अगर 10 लाइट पड़ी है तो उसमें से वो वापस कितने को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज रही है। जितनी ज्यादा भेजेगी मैं बोलूंगा उतना ही इसका क्या होगा? एल्बिडो इफेक्ट हाई होगा। एल्बिडो इफेक्ट, एल्बिडो प्रभाव का मतलब ही होता है क्या होता है? किसी भी सतह पर, किसी भी सतह में वो क्षमता, वो कैपेसिटी कि वो वापस प्रकाश का कितना ज्यादा परावर्तन कर सकती है। किसी भी सरफेस की वो कैपेसिटी कि वो कितना ज्यादा लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर सकती है। एक्चुअल में ये फिनोमिना ही कहलाता है, क्या कहलाता है? एल्बिडो इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्बिडो इफेक्ट कहलाता है। मेरी बात आई समझ में? तो क्या मतलब होता है एल्बिडो इफेक्ट का? कहीं लिखना चाहो साइड में लिख देना, ये इससे क्वेश्चन आ सकता है कभी भी आपके एग्जाम में। किसी भी सरफेस की, सतह की, सरफेस मतलब सतह की वो कैपेसिटी कि वो उस पर, मतलब किस पर? सरफेस पर पड़ने वाली लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर सकती है, वापस भेज सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है। यह कहलाता है दोस्तों एल्बिडो इफेक्ट। डन? समझ में आया? अब मेरी बात सुनो। तो देखो, अब थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश करना। देखो, जितना, देखो, एक तो है लाइट आई और वापस टकरा के वापस ना भेजा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। तो अगर एब्जॉर्ब करूंगा, जैसे देखो, अगर ये मैंने अभी ब्लैक कलर का भी टी शर्ट पहन रखा है, तो ब्लैक कलर की खास बात क्या होती है? ये लाइट को अपने अंदर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, वापस कम भेजता है। तो अगर अभी मैंने ब्लैक कलर का ये पहन रखा है, तो लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। भाई लाइट को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो लाइट अगर अंदर अंदर एब्जॉर्ब होगी तो फिर यहां का आसपास का तापमान क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। तो अगर लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा किया जाएगा तो भेजा कम जाएगा, अगर लाइट को वापस कम भेजा जा रहा है तो यहां का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि व्हाइट शर्ट क्या करता है? व्हाइट कपड़ा क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट वापस करता है। तो लाइट को वापस ही भेज देगा तो फिर आसपास का तापमान क्या हो जाएगा? कम। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एल्बिडो प्रभाव दोस्तों, एल्बिडो प्रभाव जब क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा दोस्तों? मैक्सिमम होगा, या फिर ये क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एल्बिडो प्रभाव का ज्यादा का मतलब लाइट को वापस भेजना। अगर लाइट को वापस ही भेज रहे हो, वहां लाइट नहीं रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों? कम। टेम्परेचर क्या होगा? कम। और अगर मैं बोलूं एल्बिडो प्रभाव क्या पड़ रहा है? अभी मिनिमम पड़ रहा है। मिनिमम मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? अगर एल्बिडो प्रभाव अभी क्या है दोस्तों? कम है,
तो फिर एल्बिडो प्रभाव कम है, इसका मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होकर कम जा रही है, इसका मतलब लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, और अगर एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है तो उस इलाके का या उस जगह का तापमान क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या बताओ एल्बिडो इफेक्ट ज्यादा कब होगा, तो एल्बिडो इफेक्ट ज्यादा कब होगा, जब आसपास का तापमान क्या होगा दोस्तों, कम। ये एल्बिडो इफेक्ट का ज्यादा का मतलब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली गई है तो तापमान क्या है, कम। अब बताओ दिन में आपको तापमान कम किस समय ज्यादा दिखाई देता है, तो ऑब्वियस सी बात है सुबह सुबह एकदम प्रातः काल में, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर और शाम के टाइम, इस वक्त का तापमान कम होता है, इसका मतलब उस वक्त एल्बिडो इफेक्ट क्या है, ज्यादा। इसका मतलब उस वक्त पृथ्वी की सतह ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज रही है, तो उस समय तापमान क्या होगा दोस्तों, कम। तो मैंने पूरी की पूरी आपको पूरा अच्छे से फिनोमेना समझा दिया कि एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग में। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट स्प्रिंग कंसिडर्ड बाय मैनी एज वन अमंग द ग्रेटेस्ट साइंस बुक्स ऑफ ऑल टाइम इज रिटन बाय रसल कार्सन। द बुक डील्स विथ, कुछ नहीं भाई साहब, कहना चाहता है कि एक बुक है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ये बुक ये खुद ही बोल रहा है कि रसल कार्सन द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये पूछना चाह रहा है इस बुक का संबंध किससे है ना, किस टॉपिक से। तो दोस्तों ये जो बुक है ये एक्चुअल में एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के ऊपर बात करती है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर बात करती है बुक। किसके ऊपर बात करती है ये बुक, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर दोस्तों क्या करती है, बात करती है, हमें समझाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए कि क्या क्या कहानी नहीं है। बोलो क्लियर है क्या, डन है, ओके चलो ठीक है आगे देखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय बी आर अंबेडकर। इसमें से कौन सी ऐसी बुक है जो बी आर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। तो देखो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक आप अच्छे से जानते हो, ये बुक लिखी गई है हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। माई लाइफ दोस्तों ये जो बुक है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई। ये कहां के राष्ट्रपति थे दोस्तों, यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कौन, बिल क्लिंटन। उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी दोस्तों उनकी, जिसका नाम ही था माई लाइफ। और हिंद स्वराज बुक बहुत अच्छे से हम जानते हैं दोस्तों, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक लिखी गई महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, शायद 1909-1910 के आसपास। तो अब सीधी सी बात है, बच गई दोस्तों कौन सी, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। ये बुक किसकी है दोस्तों, ये बुक है भीमराव अंबेडकर की, बी आर अंबेडकर की। क्लियर है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, माई लाइफ बिल क्लिंटन जो यूएसए के राष्ट्रपति रहे उनकी ये बुक है। और जबकि अगर आपसे पूछा जाए हिंद स्वराज किसकी बुक है तो महात्मा गांधी की, और बुद्धा या फिर कार्ल मार्क्स वाली जो बुक है दोस्तों ये किसकी, भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है, और इनमें से कौन सा है जो भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो कहने की जरूरत नहीं, कितनी बार अपन ने देख लिया दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार, बहुत ज्यादा यहाँ पर लौह आयरन और के भंडार भी पाए जाते हैं, ठीक है, और कोयले के भंडार भी है यहाँ पर। तो ये इलाका बहुत ज्यादा उद्योगों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और थोड़ा सा इधर का वेस्ट बंगाल वाला एरिया कवर होता है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है वृक्षों से प्राप्त किया जाने वाला जो प्राकृतिक रबर है उसका बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या होता है ना, उसका बुनियादी जो बेसिक जो होता है वो निर्माण ब्लॉक अगर आपसे पूछा जाए बताओ क्या होता है। तो आओ देखते हैं क्या क्या चीज नहीं। देखो आपको इतना पता होना चाहिए दोस्तों, प्राकृतिक रबर अपने आप में क्या है दोस्तों, पॉलीमर है, अपने आप में क्या दोस्तों, पॉलीमर है। और पॉलीमर आपको समझा चुका हूं, पॉलीमर अपने आप में मतलब एक माला है। तो आपको पता है एक्चुअल में इसका जो मोती होता है ना वो एक तरीके से कौन होता है दोस्तों, इसका जो मोती होता है दोस्तों, इसका जो मोती होता है वो होता है आइसोप्रीन। बोलो क्या होता है दोस्तों, इसका जो मोती होता है वो होता है आपका आइसोप्रीन। इसीलिए प्राकृतिक रबर में खूब सारे क्या होते हैं दोस्तों, आइसोप्रीन। तो अपन बोल सकते हैं कि प्राकृतिक जो रबर है वो क्या होता है दोस्तों, अपने आप में एक तरीके से पॉली आइसोप्रीन, पॉली मतलब बहुत सारे, क्या आइसोप्रीन होते हैं उसके अंदर, क्या होते हैं, आइसोप्रीन होते हैं। क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, आइसोप्रीन होते हैं। अगर केमिकल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है C5H8 होता है, ठीक है, आइसोप्रीन का, ठीक है, आइसोप्रीन का। तो बहुत सी लंबी सी चेन है एक तरीके से नेचुरल रबर किसकी, आइसोप्रीन की। तो पता ही जब रबर है ही एक तरीके से पॉली आइसोप्रीन होता है तो अब इस बात उसमें जो ब्लॉक होते हैं वो किसके होते हैं, उसमें ब्लॉक होते हैं दोस्तों आइसोप्रीन के होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों, है ना, तो वो होते हैं आपको आइसोप्रीन के होते हैं। बाकी जो नेचुरल रबर होता है दोस्तों वो पेड़ों से जो हम प्राप्त करते हैं किस रूप में दोस्तों, तो पेड़ों से हम
लेटेक्स के रूप में प्राप्त करते हैं। जो नेचुरल रबर होता है दोस्तों, जो पेड़ों से हम प्राप्त करते हैं, किस रूप में प्राप्त करते हैं? लेटेक्स के रूप में दोस्तों प्राप्त करते हैं। लेटेक्स एक लिचलिचा दिखने में दूध सा ऐसा गाढ़ा सा पदार्थ होता है, जो पेड़ों की छाल से क्या किया जाता है दोस्तों? निकाला जाता है। ठीक है, तो उससे निकाला जाता है लेटेक्स के रूप में, फिर अपन उससे रबड़ बनाते हैं, और रबड़ अपने आप में एक लंबी सी चेन है किसके? आइसोप्रीन की। तो ये अपने आप में क्या होता है दोस्तों? पॉली आइसोप्रीन होता है। अगला, किसी रोगी की बोल दिया जैविक रूप से मृत्यु हो चुकी है, बायोलॉजिकली वो डेड घोषित किया जा चुका है, तो लिटरली शरीर के किस अंग के उस वक्त टिश्यू उसके डेड हो चुके होते हैं? तो दोस्तों वो कंडीशन होती है जब इंसान का ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। कई बार एक्सीडेंट वगैरह में किसी के ब्रेन के टिश्यू खत्म हो जाते हैं, है ना, तो अपन बोलते हैं ना कि ये ब्रेन डेड है, जबकि शरीर के बाकी अंग तो काम करते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति के बाकी के अंग दोस्तों किसी दूसरे को डोनेट भी किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है क्या, शरीर का अगर आपको बोला कि बायोलॉजिकली इसको डेड घोषित कर दिया, तो लिटरली वो कौन सा अंग है जो लिटरली डेड हो चुका है? ब्रेन डेड हो चुका है। और ब्रेन डेड है तो फिर उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो शरीर के किस अंग के टिश्यू खत्म हो जाते हैं जब अपन बोलते हैं कि बायोलॉजिकली ये डेड है? तो वो है दोस्तों कब? जब आपके मस्तिष्क के टिश्यू दोस्तों क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, ब्रेन के टिश्यू। ओके, नेक्स्ट अगला देखो, थर्मोडायनामिक तापमान की आधार इकाई क्या है? कुल मिला के मतलब हीट की जो अपन पूछते हैं, जो ऐसा यूनिट होती है बेसिकली, है ना, डायनामिक जो तापमान टेम्परेचर की ऐसा यूनिट दोस्तों क्या होती है दोस्तों? तो वो होती है आपकी केल्विन। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है दोस्तों? केल्विन होती है। ठीक है, जबकि आपने पढ़ा होगा दोस्तों कैंडेला किसकी ऐसा यूनिट होती है? कैंडेला जो CD अपन लिखते हैं, तो कैंडेला दोस्तों ऐसा यूनिट होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। किसकी होती है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की, है ना, ज्योति तीव्रता के, लाइट की कितनी इंटेंसिटी प्रकाश की, तो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला। तापमान की इकाई होती है दोस्तों क्या? केल्विन, ऐसा यूनिट। बाकी तो सेल्सियस में भी बताते हैं, फ़ारेनहाइट में भी अपन तापमान बनाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है दोस्तों? केल्विन होती है। मोल किसकी ऐसा यूनिट होती है दोस्तों? तो मोल आपको पता है ये होती है पदार्थ की मात्रा की। किसकी? पदार्थ की मात्रा, जो अपन पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट होती है दोस्तों क्या होती है? मोल। और एम्पियर तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, एम्पियर किसकी ऐसी यूनिट होती है? ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी होती है? ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की दोस्तों क्या होती है? आपकी एसआई यूनिट होती है। किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की आपकी एसआई यूनिट होती है। डन, अब से ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में जो पटाखे वगैरह अपन जलाते हैं, उसमें जो हरे कलर की जो लौ निकलती है ना, फ्लेम निकलती है, वो किस केमिकल के कारण दोस्तों, किस एलिमेंट के कारण से क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है? तो वो दोस्तों बेरियम की वजह से होती है। ये तो एक छोटू सा, बहुत बार ये तो रिपीटेड फैक्ट्स के रूप में क्वेश्चन आता है कि पटाखों वगैरह में जो हरे कलर की लौ फ्लेम उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है बेरियम की वजह से। नेक्स्ट अगला, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? ये भी एक छोटा सा फैक्ट है दोस्तों। और भारत की प्रथम नेशनल अगर पूछा जाए राष्ट्रीय समाचार एजेंसी, तो वो थी दोस्तों कब? वो थी आपकी कौन सी? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। कौन सी थी? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। एक्चुअल में इसको एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामीनाथन सदानंद करके एक व्यक्ति थे। इन्होंने इसको 1920 के दशक में आपके डिकेड के मिड में लगभग इसको स्थापित किया था इन्होंने। किसको? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया को। द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो ये भारत की प्रथम नेशनल न्यूज एजेंसी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में बताई गई है? जिले का पूछा यहां पर, राज्य पूछे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? यूपी में, लेकिन यहां भारत के सभी जिलों की बात की गई है। अगर आप जिलों की बात करोगे तो भारत के उस वक्त लगभग 640 जिलों में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी दोस्तों वो थी आपके थाने में। थाने कहां का जिला है दोस्तों? थाने महाराष्ट्र का एक जिला है। कहां का जिला है? महाराष्ट्र का एक जिला है, मुंबई के पास में। यहां की आबादी सबसे ज्यादा आबादी थी दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी वाला अगर कोई आपसे पूछे जिला कौन सा है तो वो आपका है कौन सा? थाने। ठीक है, लेकिन अगर पूछे अगर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, एरिया के हिसाब से राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो फिर उत्तर आएगा दोस्तों कच्छ। कच्छ कहां का दोस्तों? गुजरात का। एरिया के हिसाब से पूछे तो कच्छ है, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा पूछे थाने। जैसे एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? यूपी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, अगला है इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक दोस्तों नृत्य है? कहां का? अरुणाचल प्रदेश का। तो दोस्तों है पॉपिर। पॉपिर याद रखना कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। भवई, भवई दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भवई कहां का लोक नृत्य दोस्तों? ये राजस्थान का है। भवई कहां का दोस्तों? भवई राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान का खास करके। और पूर्वी करके जो दोस्तों, या पूर्वी करके जो नृत्य होता है ये बिहार का है। पूर्वी कहां का है? पूर्वी दोस्तों बिहार का है।
जबकि सत्रिया तो अपन जानते हैं ये लोक नृत्य नहीं है, क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य, ये भी अपन ने कई बार देखा है। और दोस्तों सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? सत्रिया है असम का। सत्रिया कहाँ का दोस्तों? सत्रिया है असम का, ठीक है। और पॉपिर अभी अपन ने देखा कहाँ का दोस्तों? पॉपिर है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ओके, नेक्स्ट अगला देखो। इसके बाद बोले किस भारतीय राज्य का गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? देखो क्या है, कहीं कोई समझ में नहीं आएगा ये गमोचा है क्या? गमोचा कुछ नहीं दोस्तों, गमछा, जिसको अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं? गमछा। कपड़ा सा नहीं होता, सूती कपड़ा व्हाइट कलर सा, लोग कभी माथे पे बांध के ऐसे घूमते रहते हैं, कभी ऐसे आपके शोल्डर पे डाल के ऐसे घूमते रहते हैं, गमछा, बस वही है गमोचा। एक्चुअल में असम भाषा में, असम के अंदर दोस्तों इस गमछे को क्या बोलते हैं? गमोचा बोलते हैं। ये एक्चुअल में दो वर्डों से मिलकर बना है, गा प्लस मोचा से। गा एक्चुअल में शरीर के लिए वर्ड यूज होता है, किसके लिए? शरीर, बॉडी के लिए। और मोचा का मतलब होता है पहुंचना, तो शरीर को पहुंचने के लिए जो एक व्हाइट कलर का दोस्तों क्या होता है? सूती कपड़ा होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का दोस्तों क्या होता है? जो व्हाइट कलर का है ना, व्हाइट कलर का दोस्तों एक सूती कपड़ा होता है, एक आयताकार शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, है ना, आयताकार शेप के अंदर दोस्तों, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर एक व्हाइट कलर का दोस्तों, एक व्हाइट कलर का क्या होता है दोस्तों? व्हाइट कलर का सूती कपड़ा होता है रेक्टेंगुलर शेप का, जिसको बोलते हैं गमोचा। और ये असम की एक सांस्कृतिक पहचान है, और इसको इवन 2021 में जीआई टैग मिल चुका है। जीआई समझते हो ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ज्योग्राफिकल जीआई टैग भी मिल चुका है किसको दोस्तों? इस गमोचा को। तो गमोचा कहां का सांस्कृतिक प्रतीक है? तो ये एक टाइप का गमछा होता है। और ये कहां का सांस्कृतिक का प्रतीक है? किस राज्य की संस्कृति का प्रतीक है? तो दोस्तों ये असम राज्य की संस्कृति का प्रतीक है। किसका? असम राज्य की संस्कृति का प्रतीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी के टैंकर, टैंकर नहीं है ये, एक्चुअल में टंका है क्या क्या लिखते हैं बताओ ना, टैंकर नहीं है क्या दोस्तों? ये टंका। तो बोला है इनमें से किस दिल्ली के सुल्तान ने चांदी के टंके और तांबे के जीतल नामक सिक्के चलाए थे? तो याद रखना पहली बात, तो तांबे के सिक्कों को क्या बोलते थे? जीतल, जबकि चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे दोस्तों? टंका, ठीक है। ये सिक्के किस शासक ने चलाए थे? तो याद रखना, ये सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। आपको बता दूं, अभी अपन बांग्लादेश की करेंसी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? टका। वो टका वर्ड एक्चुअल में यहीं से बना है, किससे? टंका से, ठीक है। तो टंका और जीतल ये सिक्के, करेंसी किसके द्वारा चलाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा, गुलाम वंश का शासक, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बनता है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तो बीच में बहराम शाह भी है, लेकिन मेनली अगर देखें तो आपका वही इल्तुतमिश आता है फिर। तो इल्तुतमिश ने चांदी के जो सिक्के चलाए, कभी अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जैक्टली, अगर आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश के द्वारा चांदी के जो सिक्के चलाए गए थे उसका एग्जैक्टली नाम बोलो, तो टंका। और अगर पूछे तांबे के जो सिक्के चलाए गए थे तो उसका नाम है जीतल। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है जीतल। क्या नाम है? जीतल। अब थोड़ा ऐसे फोकस कर लेना, त से तांबा और जीतल में भी दोस्तों बीच में क्या रहता है, और हमें थोड़ा सा देखो फोकस तो करना पड़ेगा। हो सकता है आपको टंका और जीतल याद रह जाए, लेकिन ये याद नहीं रहे कि तांबे का कौन सा था, चांदी का। तो जीतल, त पे फोकस करना, त से क्या है? तांबा, ठीक है। तो फिर चांदी का कौन सा हो जाएगा? आपका टंका। चांदी का कौन सा हो जाएगा? आपका टंका हो जाएगा। ओके, क्लियर है? डन। नेक्स्ट आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, टाइम ट्रायल शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा जा रहा है बताओ आपसे, कि जो टाइम ट्रायल करके है दोस्तों आपका ये जो टर्म है, इसका संबंध दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किस खेल से, तो टाइम ट्रायल, टाइम ट्रायल दोस्तों किससे है? इसका साइकिलिंग से होता है दोस्तों। इसका संबंध किससे होता है? टाइम ट्रायल का संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध है किससे? आपके साइकिलिंग से। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलो देखो क्या क्या कहानी है। अगला है कि विच एमिनेंट नोवेलिस्ट एंड पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इज द ऑथर ऑफ पिंजर? कि पिंजर नामक जो उपन्यास है, पिंजर एक क्या था दोस्तों? पिंजर एक क्या है दोस्तों? पिंजर एक नोवेल है। पिंजर एक क्या है दोस्तों? पिंजर करके एक नोवेल है, एक उपन्यास है। इसको 1950 में लिखा था एक बहुत ही फेमस पंजाब की लेखिका है दोस्तों, जिनका नाम है अमृता प्रीतम। क्या है? जिनका नाम है दोस्तों अमृता प्रीतम करके एक पंजाब की लेखिका है, इन्होंने लिखा था। आपको पता हो तो इस नोवेल के ऊपर मूवी भी आ चुकी है, पिंजर नाम से मूवी आ रखी है, और वो मूवी में एक्टिंग की थी शायद उर्मिला मातोंडकर ने मेरे हिसाब से की थी। एक्चुअली में एक छोटी सी स्टोरी इसके अंदर क्या होता है कि वही आज़ादी वाले दिनों में आपको पता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो रही थी, यहाँ से कुछ पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान के लोग यहाँ आ रहे थे। तो उन्हीं दिनों पंजाब से एक लड़की को कहते हैं किडनैप कर दिया था किसी एक मुस्लिम लड़के ने, और उसको अपने घर पे रखा। और उसके बाद कैसे भी कहते हैं कि उससे वो छुड़ा कर भाग कर अपने घर जब वापस आती है लड़की, तो लड़की के घर वाले उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, नहीं तू मुस्लिम के साथ रह के आइए, भले तेरे को किडनैप किया था लेकिन नहीं, अब तू उसके पास रह के हम तेरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर एक कहानी है, लिखी है दोस्तों, किसने लिखी है? अमृता प्रीतम ने, जिसका नाम है क्या दोस्तों? पिंजर। ठीक है, तो पिंजर किसकी अगर आपसे पूछा जाए नोवेल है, तो पिंजर दोस्तों नोवेल है अमृता प्रीतम का, एक पंजाबी लेखिका है। चलो तो उत्तर क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम। नेक्स्ट अगला देखो।
अगला अगर देखें तो ब्लू लाइन शब्द बताओ इनमें से किस खेल से संबंधित है। इस बार क्या पूछ लिया बताओ, ब्लू लाइन। पहले क्या पूछा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा था, तो था टाइम ट्रायल, वो तो साइकिलिंग से था। अब अगर आपसे पूछा जाए ब्लू लाइन का संबंध किससे होता है दोस्तों, तो इसका संबंध होता है आइस हॉकी से। जो बर्फीले इलाकों में हॉकी खेली जाती है ना, आइस हॉकी, तो आइस हॉकी से संबंधित है दोस्तों किसका, ब्लू लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, हाल ही में वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों पहली बात तो बता देता हूं, पेन पिंटर पुरस्कार दिया किनको जाता है। ये पेन पिंटर पुरस्कार दोस्तों उनको दिया जाता है जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। लिखता मतलब किस चीज़ से, कोई ऐसे लोग जो बहुत अच्छा साहित्य लिटरेचर लिखते हैं और खास करके उसमें अपने समाज की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको उसके अंदर दिखाते हैं कि हमारे समाज के अंदर चुनौतियाँ उसको अगर दिखा रहे हैं, या कोई हमारे ऐसे सोशल मुद्दे हैं उसको उसके बारे में उस बुक में या अपनी उस कहानी में उसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें फिर जो बहुत अच्छा लिखता है उसको दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है, क्या, पेन पिंटर अवार्ड। तो ये पूछा गया इस साल 2024 का ये पेन पिंटर अवार्ड किसको दिया गया है, तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है अरुंधति रॉय को। किसको, अरुंधति रॉय को। ठीक है, अरुंधति रॉय को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है। अरुंधति रॉय की मैं कुछ फेमस बुक्स बता देता हूं। वैसे तो इन्होंने कोई 60 से ज्यादा बुकें लिखी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है उसमें से एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो याद रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में आई थी और इसी बुक के लिए इनको मैन बुकर प्राइज भी दिया गया था। बहुत फेमस अवार्ड है, कौन सा, मैन बुकर प्राइज, इसी बुक के लिए। किसके लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस बुक के लिए दोस्तों इनको मैन बुकर प्राइज भी दिया गया था। ये बुक एक्चुअल में अरुंधति रॉय की है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक किस लेखिका की या किस लेखक की है, तो अपने को याद रखना है अरुंधति रॉय की है। एक अभी इनकी फेमस बुक आई थी 2020 में, उस बुक का नाम था आजादी। क्या नाम था, आजादी। तो अगर ये भी पूछा आजादी बुक भी किसकी है दोस्तों, तो ये भी बुक किसकी है, अरुंधति रॉय की है। तो ये एक दो बुक का नाम आप अरुंधति रॉय का नाम याद रखना। और हाल ही में दोस्तों इनको 2024 में क्या, पेन पिंटर अवार्ड से नवाजा गया है। पेन पिंटर अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है। अब कईयों को तो ये क्वेश्चन देखा होगा तो समझ में नहीं आएगा क्या पूछ लिया और क्या नहीं पूछ लिया, देखते ही दिमाग चकरा गया होगा, भाई ये तो एकदम बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, अभी इसी साल की बात है दोस्तों, भारत सरकार का एक संस्थान है जिसका नाम है क्या, हमारे अहमदाबाद के अंदर। कहां पे संस्थान है दोस्तों, हमारे अहमदाबाद के अंदर। कहां पे, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक संस्थान है जिसका नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, शॉर्ट में PRL भी बोलते हैं, लेबोरेटरी। ठीक है, कहां पर है ये है आपके अहमदाबाद में। इसने दोस्तों मंगल ग्रह पर कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं ना बड़े बड़े, जो ज्वालामुखी घटनाओं से बनते हैं, बड़े बड़े खड्डे, उन खड्डों को खोजा। और उन खड्डों को जिनको अपन, और याद रखना ज्योग्राफी में एक वर्ड होता है क्रेटर। क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी क्रियाओं से बने बड़े बड़े खड्डे, उनको क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो हाल ही में भारत सरकार के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी संस्थान जो कि अहमदाबाद में स्थित है, उसने मंगल ग्रह पर ऐसे बड़े बड़े क्रेटरों को खोजा। और खोजने के बाद उनका नाम रखा किसका, उनका नाम रखा लाल, मुरसान और हिल्सा करके। लाल एक्चुअल में हमारे एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट रहे, एक बहुत ही फेमस भौतिक विज्ञानी रहे, देवेंद्र लाल, उनके नाम पर दोस्तों नाम रखा लाल। बाकी मुरसान और हिल्सा करके यूपी और बिहार की कुछ फेमस जगह हैं, उनके नाम पर दोस्तों इन गड्ढों का नाम रखा गया। तो अगर पूछा जाए हाल ही में चर्चा में लाल, मुरसान और हिल्सा क्या है, तो मंगल ग्रह के ऊपर खोजे गए दोस्तों ये क्या है, क्रेटर है। मंगल ग्रह पर खोजे गए क्या है दोस्तों, ये क्रेटर है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे किसने खोजा। अगर एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन आ जाए कि मंगल ग्रह पर हाल ही में लाल, मुरसान और हिल्सा नामक क्रेटर की खोज किसने की, तो भारत सरकार का संस्थान है जिसका नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, PRL। और अगर आपसे पूछा इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके अहमदाबाद के अंदर। नेक्स्ट अगला देखो, हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 का भी हाल ही में जो संचालन हुआ, जो आपकी मीटिंग हुई थी, कहां हुई थी दोस्तों, इटली के अंदर। तो बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, बात ही खत्म बस। नेक्स्ट अगला, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको दोस्तों चुना गया है, तो हंगरी का दोस्तों इसी साल शायद फरवरी के अंदर 2024 के अंदर चुना गया था राष्ट्रपति, किसको, तमस सुलियोक को। किसको, तमस सुलियोक को। बाकी G7 के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका कई बार। G7 में 7 कंट्रीज, इसलिए ग्लोबल 7 ग्रुप बोलते हैं, तो वो मैंने पहले ही बता रखा, इसलिए ज्यादा नहीं बताया, बस इतना बताया। अभी हाल ही में उसकी मीटिंग का हुई थी इटली में, और ये भी अपन ने देखा हाल ही में हंगरी के जो नए राष्ट्रपति बने उनका नाम क्या है, उनका नाम है दोस्तों तमस सुलियोक। क्या नाम है, तमस सुलियोक नाम है उनका। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझे भी होंगे कि अच्छा इसका उत्तर ये है, और आप आगे से याद भी रखोगे कि अगर ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के फिर से अगर आते हैं तो हमारे ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी पेपर के सॉल्यूशन के अंदर। ओके।